नमस्कार। कल्पना गोयल जी, डॉक्टर ऋषि शर्मा, हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी पटल पर आज मैं सभी से मुखातिब हूँ और इन सब का श्रेय डॉक्टर ऋषि शर्मा को जाता है, जिन्होंने आप सब से मिलकर मुझे मेरी अनुभूतियाँ, एहसास, संवेदनाओं को साझा करने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब मित्रों से रूबरू होने का मौका दिया। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी, इस पटल से मैं काफ़ी समय से जुड़ी हूँ और डॉक्टर ऋषि के कार्यों से भी पूरी तरह अवगत हूँ। हिंदी के लिए और साहित्य के लिए जो इनका प्रयास है वो काबिले तारीफ़ है और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब मिल रहे हैं उसके नाम ने ही मुझे आकृष्ट किया था। जब सब ध्वनियाँ समाप्त हो जाती हैं तब हमें मौन की ध्वनि सुनाई देती है और मौन में मुखर होती हुई कविता पन्नों पे उतर आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषि जी। आज की हमारी थीम भी निर्ध्वनि, शब्दों में मुखर मौन। एक खूबसूरत आपने इसको नाम दिया है और शायद मैं ही नहीं, जो इस पटल से जुड़े हुए लोग हैं और फेसबुक मित्र भी हैं, इस नाम से ज़रूर आकृष्ट हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने सबसे हटकर निराला अनोखा नाम निर्ध्वनि, शब्दों में मुखर मौन दिया है, जिसने मुझे बहुत ही आकृष्ट किया है। अब हम इस थीम से रिलेटेड अगर सब लोग इसे समझें तो एक बहुत ही समझने की बात है कि नीरवता को सभी लोग सुनते हैं और मैंने नीरवता को सुना है। जब से मैंने बाहर के कोलाहल को छोड़कर अंतस के नीरव स्वर को सुना तो मेरे अंदर स्वतः ही शब्द और ध्वनि मुखरित होती हुई दिखाई दी। अपने आप सहसा ही ध्वनि मुखरित हो उठी और शब्दों का निनाद मुझे सुनाई दिया। आशय है कि जब हम बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होते हैं तो भाव शब्दों का जामा पहनकर कृति के रूप में प्रस्फुटित होते हैं और यही ध्वनि मौन में मुखर होती हुई प्रतीत होती है। अपने आप ध्वनि तरंगित होती जाती है, फिर एहसास, अनुभूतियाँ, संवेदनाएं कागज़ कलम का आलम्बन पा पन्नों पर उतरकर निर्ध्वनि हो मुखर से मेरे शब्द मुखर होते हैं और रेणु मुखर की कविताएं आप सभी के समक्ष आ जाती हैं, जिसे कि सभी पाठकों के द्वारा पसंद की जाती है। सहज सरल कविता मैं लिखती हूँ क्योंकि संवेदनशील होना कवि की अपनी पहली पहचान होता है, लेकिन मैं संवेदनशील भी हूँ और साथ ही समाज के आसपास के सारे वातावरण से उसमें डूबती हुई, कुछ महसूस करती हुई उन्हें पन्नों पर बिखेर देती हूँ और आपके समक्ष आ जाते हैं। अपनी इसी श्रृंखला में मैं बताती हूँ कि मैं क्यों लिखती हूँ। हाँ, लिखती हूँ, सहज सरल लिखती हूँ, दिल की बात मैं सबको बयां करती हूँ। कृत्रिमता से कोसों दूर चलती हूँ, पता नहीं कब कैसे लिखने लगी, पर हाँ यह महसूस किया जब से मैं लिखने लगी मेरी भाषा
परिष्कृत होने लगी। मुझे संतुष्टि होने लगी। लगा जैसे इतने साल व्यर्थ गंवा दिए। अपने व्यक्तित्व को नया आयाम मुझको लिखकर मिला। बस मन ही मन ठान लिया और निश्चय भी कर लिया कि अब मैं लिखा करूँगी। शिक्षा कर्म में रत हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। साहित्य की सेवा करना मेरा कर्म है। बस फिर क्या था, मैंने कलम उठा ली और लिखना शुरू किया। पहले पद्य लिखती थी, लेकिन अब सभी विषयों में लिखा करती हूँ। एक दिन मेरी सखी मुझसे पूछ बैठी कि रीनू बता, इतना काम कैसे करती है, इतना समय कैसे निकालती है? घर बाहर, सामाजिक सरोकार, लेखन, स्कूल, दूरदर्शन, आकाशवाणी, काव्य गोष्ठी, कार्यक्रम करना, आखिर ऐसे। बस मैं इतना ही कह पाई कि जब मन में कोई बात ठान ले और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो मंजिल दूर नहीं। और हाँ, यही मेरी जिंदगी है। साहित्य सृजन में बड़ा मैंने कुछ भी नहीं किया, पर जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी किया मन से लिखा, उसमें डूब कर लिखा, स्वरचित लिखा और हाँ, मौलिकता लिए हुए लिखा। लेखन के लिए अनुभूत होने से ज़्यादा संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और मेरे लेखन का हर पहलू मेरी संवेदनशीलता का ही परिणाम है। जो लिखती हूँ, सहजता, सरलता, कृत्रिमता, बनावट से कोसों दूर लिखती हूँ। मेरी कविता में जो शब्द होते हैं, जो बात होती है, हर कोई ये कहता है कि हम भी तो यही कहना चाहते थे, बस आपने इसे कविता का रूप दे दिया, हमें कविता का रूप देना नहीं आया। अपने दिल के जज्बातों को ईमानदारी से लेखन में अभिव्यक्त करना ही मेरे लिए संतुष्टि है। यदि जिससे मुझे उत्साह और जीने की खुराक मिलती है, बस मैं इसीलिए लिखती हूँ। इसी क्रम में मेरी पहली कविता, जिसके कि मेरे शब्द मुखर होठ है, मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। अनुज जी, शिवानी, नमस्कार। पटल पर सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग आए, मुझे आपने सुना, मुझे संबल दिया। मेरी कविता का उन्वान है शब्द मुखर होते हैं। दिल में छिपी हुई पीड़ा जब अल्फाजों में बहती है, तब कलम थाम शब्द उन संवेदनाओं को लिए, कभी जज्बात लिए, कविताओं में लिपट कर अपना रेशमी मखमल धूप सा आभास कराकर पन्नों पर उतरकर जीवन के विविध रूप, सुख दुख, मिलन बिछो, पीड़ा, आहलाद पर मैंने लेखनी चलाकर काल्पनिक उड़ान को गति दे उमड़ते घुमड़ते जज्बातों को जन्नत की सैर कराती हूँ। तो कभी अंतस की ऊंचाइयों को नए रूप में गढ़कर, ध्यान दीजिए, जब मैंने कहा था कि अंतस से वो अपने आप निकलते हैं जब हम मौन ध्वनि में हो जाते हैं, तो अंतस की ऊंचाइयों को नए रूप में गढ़कर, कभी उनको पाक चाहत का रूप देकर कविता का अलंकरण बन मेरे दिल का आईना बन जाते हैं। सच शब्द मुखर होते हैं। सिमरन जी, वास्तव में यही लेखन चाहिए, आप लिख रही हैं, बहुत बहुत आभार। क्योंकि दिल के जज्बातों को ईमानदारी से अपने लेखन के जरिए अभिव्यक्त करना, यही मेरे लिए संतुष्टि है कि हमारा लेखन, हमारा सृजन जब समाज के लिए भी अपना सा लगे और समाज के 5 व्यक्ति भी उस लेखन से प्रभावित हों, तो हमें लगता है कि सृजन हमारा सही जा रहा है। सरस्वती माँ की अनुकंपा से मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, आप सबसे मिली हूँ। मेरा कर्म, मैं
शिक्षक हूँ और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना, एक किताबी ज्ञान देना एक अलग बात है, और साथ ही साथ हम टीचर्स राष्ट्र का आधार होते हैं। बच्चों के रूप में राष्ट्र के भविष्य को सही आकार देने में अपना योगदान देते हैं। देश के आदर्श नागरिक बनने में हम मार्गदर्शन देते हैं। मैं सभी शिक्षकों को नमन करती हुई अपने आप में शिक्षक होने में गौरवान्वित हूँ कि मेरे माध्यम से पता नहीं 22 साल शिक्षण का कार्य करते हो गए मुझे, कितने बच्चे हमने निकाल दिए, कितने बच्चे हमारे से पढ़कर निकले, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। अगर हमने उनमें संस्कार भरे, हमने उनमें ऐसी संस्कृति की भावना, अपने देशभक्ति की भावना, अच्छे मानव बनने के गुण दिए, तो हमारा शिक्षक होने का जो दायित्व है हम पूरा करते हैं। क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ रहकर, हम शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ रहकर अंकुरित पौधे स्वरूप विद्यार्थियों की नींव मजबूत कर देश की भावी नई पीढ़ी के सृजन में अपने आप को रत कर दें तो हमारा शिक्षण कर्म सफल होगा। तो मुझे एक शिक्षिका होने में जितना गौरव है उतना मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि शिक्षक होकर मैं कितनी गौरवान्वित हूँ। मैं शिक्षक होने के नाते और गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। छोटे छोटे बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना मेरा दायित्व है। बच्चों को किताबी ज्ञान देने के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान देकर उन्हें संवेदनशील और समझदार अच्छा मानव बनने में मैं अपना पूर्णतः लगा देती हूँ, अपना अहम योगदान देती हूँ। आइए अब अगली कविता मैं सुनाती हूँ कि मेरी कविता का उन्वान है कि मैं क्या करूँ। ये व्यक्ति के हाथ में होता है कि व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति कैसा बन सकता है, खुद किस तरह सोचता है। वह अपने कर्म के द्वारा दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाता है और खुद भी अपने आप को अच्छे कामों में लगा देता है। क्योंकि मेरे लिए लेखन का उद्देश्य सकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति एवं समाज को दिशा देने का काम करना है। मैं क्या करूं? सोचती हूं मैं कौन हूं, सोचती हूं मैं कौन हूं, क्या उद्देश्य है मेरा। मनुष्य जन्म लिया तो क्या करूं। मैं फिर पाती हूं कि मुझमें मनन शक्ति है, चिंतन शक्ति है, जो मुझे पशु से स्वतंत्र अस्तित्व देती है। मुझ में मनन शक्ति है, चिंतन शक्ति है, जो स्वतंत्र होकर मुझे पशु से अलग अस्तित्व प्रदान करती है, जो मेरी संपदा है, जो मेरी संपत्ति है। निरंतर आगे बढ़ना ही, हर पल कुछ नया करना ही मेरी मनुष्यता है। प्रतिपल अनुभव लूं, जो आज है कल उससे बेहतर करूं, जो आज है कल उससे बेहतर करूं। जीवन के इस अनमोल अवसर को मैं व्यर्थ न करूं। जो मनुष्य जीवन मिला है हमें अनमोल है। इससे मानकर 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद जब हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो मेरा मानना यह है कि हम सभी को मानना चाहिए कि जो मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें कुछ समाज के लिए अलग हटकर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, नाम दो तरह से होता है, अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से। तो समाज में आए हैं, इतनी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों ना हम अच्छा करें। जो आज है कल उससे बेहतर करूं। जीवन के इस अनमोल अवसर को व्यर्थ मैं ना करूं। जीवन को अपने भीतर सृजित करूं, जीवन को अपने भीतर सृजित करूं। अनगढ़ पत्थर के रूप में जीवन का कुशल मूर्तिकार बनूं। अनगढ़ पत्थर के रूप में जीवन का कुशल मूर्तिकार बनूं। यह हम पर है, यह हम पर है कि मूर्ति रावण की गढ़ूं या राम की गढ़ूं। जीवन के कोरे कागज पर गीत लिखूं या गाली लिखूं, यह मुझ पर है कि मैं क्या करूं।
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे बने और समाज में किस प्रकार के कर्म करें। मैं छोटे छोटे साहित्यिक कर्म करती रहती हूँ। मेरी जो पहली किताब शब्द मुखर है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो मैंने आपको पहली कविता सुनाई थी वो इसी से सुनाई थी, शब्द मुखर है। मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत संपर्क संस्थान के माध्यम से हुई थी। संपर्क संस्थान सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संस्थान है। सेव बेटी अभियान ने बनाया इतिहास है, और शिक्षा और साहित्य व सेवा में देश भर के कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। हम सब मिलकर सामाजिक कार्य तो करते ही हैं, साथ में हम साहित्य के संवर्धन के लिए जो कुछ हो पाता है हम ऋषि जी की तरह करते हैं। सब अपनी अपनी तरह से साहित्य के संवर्धन में योगदान देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, घायलों को हर संभव मदद देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। हमने उच्चतर शिक्षा हेतु बालिकाओं को महानगरों में भी शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई है। संस्था में 7 लड़कियां सीए, एमबीए, एयर होस्टेस बन चुकी हैं। 9 बेटियों की शादी हो चुकी है। 45 से ज़्यादा महिलाओं को स्वरोजगार के तहत आटा चक्की मशीन, ब्यूटी पार्लर व व्यवसायिक कोर्स हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 800 से भी ज़्यादा इसके सदस्य हैं, और लुप्त होती जा रही भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने व प्रोत्साहित करने के लिए संपर्क संस्थान त्योहारों, उत्सव पर भी विभिन्न आयोजन करवाता रहता है। जयपुर में संपर्क साहित्यिक संस्थान, जिसके माध्यम से हम नवोदित कवित्रियों को भी आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं, वो लेखन के लिए प्रोत्साहित होती हैं, और एक संपर्क किरण पेपर जो निकाला जाता है उसमें उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम छोटा छोटा करके कुछ ना कुछ साहित्य का हर मंथ काम करते रहते हैं। अध्यक्ष अनिल लड्ढा जी हमें पूरा भरपूर सहयोग देते हैं, और संपर्क संस्थान के सारे पदाधिकारी सभी को आगे बढ़ने में अपना योगदान देते हैं। इसी क्रम में मैं एक कविता और सुनाती हूँ कि मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। थके हुए हैं जो उनको अपने भावों से, अपने आवेगों से हौसला, नव स्फूर्ति दे, आसमान तक जाने की ऊर्जा दे, जीवन संघर्ष में निखार ले आएगी। विजय, थैंक यू। दोस्ती तुम्हारी हमारा मान है। थैंक यू सो मच। अब तो नहीं कहोगे कि तुम्हारी कविता कभी बासी पड़ेगी। ये आकाश भर सत्य है, ये आकाश भर सत्य है, मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुमको आगे बढ़ते जाने को, हाँ तुमको आगे बढ़ते जाने को उमंगों का एक जिंदा गीत दे, मुझे हर पल तुम्हारे जहन में जिंदा रख, जीने को प्रेरित करेगी। सच, मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। मेरी कविता ताजी ओस की निर्मल पावन बूंद सा, मेरी कविता ओस की ताजी ओस की निर्मल पावन बूंद सा नरम एहसास देकर तुम्हारे अंतर मन को मुझ तक प्लावित करेगी। और हाँ, जिंदगी जीने के लिए, और हाँ जिंदगी जीने के लिए नए आयाम भी देगी। ये कविता मंजिल को कोशिश की चुनरिया पहना, ये कविता मंजिल को कोशिश की चुनरिया पहना, अपनी किस्मत को स्वर्णिम बना, अपना रास्ता खोज ही लेगी। हाँ, मेरी सच है ये, मेरी कविता कभी भी बासी नहीं पड़ेगी। और एक बात कहूँ, यही जीती जागती कविता मेरे अंतर मन का सच्चा लेख है। यही जीती जागती कविता मेरे अंतर मन का सच्चा लेख है,
जब भी इन्हें पढ़ोगे तुम्हें अपनी सी लगेगी, जब भी इन्हें पढ़ोगे तुम्हें अपनी सी लगेगी और भीगेगी तुम्हारे साथ तुम्हारी ताजगी की बरसात में। अब तो समझ गए हो कि मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। अनीता जैन, डॉक्टर अनीता जैन। आभार पूजा पारेख जी। संवेदनशील होना, जैसा मैंने पहले बताया, कवि की पहली पहचान है। और जब भी मन में एहसास जन्म लेते हैं, संवेदनाएं आप मुखर होने लगती हैं और कलम शब्दों के माध्यम से हमारे मन की मुखर होती हुई संवेदनाओं को कागज पर चलते चलते हमारे शब्दों को निर्ध्वनि मौन में मुखर होकर कविता का रूप दे देती है। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, किसी के ऊपर है, जिसको जो विधा अच्छी लगती है, साहित्य की जो विधा अच्छी लगती है, जब वो निर्ध्वनि होके मौन होके सोचने लगता है, उसका सोच उसी दिशा में चलती है, वैसे ही शब्द आते हैं। तो जरूरी नहीं है मैं कविता ज़्यादा लिखती हूँ तो मेरे में कविता सृजन करती हूँ। कोई संस्मरण लिखता है, कोई गद्य लेखन करता है, कोई पद्य करता है। तो ऐसे ही मेरी कविता है सपने। सहसा उसने पूछा कब सोते हो, सहसा उसने पूछा कब सोते हो। मैंने कहा जब नींद दस्तक दे तभी, मैंने कहा जब नींद दस्तक दे तभी। इस बार उसने हक से कहा, अब की बार नींद को आने से पहले मेरे पास भेज देना, अब की बार नींद को आने से पहले मेरे पास भेज देना, मैं उसे ख्वाब दूंगा। अब की बार नींद को आने से पहले मेरे पास भेज देना, मैं उसे एक ख्वाब दूंगा। और हाँ सुनो, तुम सुन रही हो ना, जब चांद छिपने को आए तुम शिद्दत से उस ख्वाब को देखना, जब चांद छिपने को आए तुम शिद्दत के साथ उस ख्वाब को देखना। सुना है अलस भोर के सपने सच होते हैं, सुना है अलस भोर के सपने सच होते हैं। एक इसी में श्रृंखला में मेरी प्रेम कविता सपना बुनती हूँ, क्योंकि आशावादी जो रुख होता है मनुष्य जीवन की सफलता का मानदंड होता है। इंसान को किसी भी रुख में, किसी भी सूरत में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जहाँ उसने आशा का दामन छोड़ दिया वहाँ उसका जीवन मर गया, वहाँ जीता हुआ आदमी भी मर जाता है। तो मेरी कविता सुनिएगा। सपना बुनती हूँ, मैं सपना बुनती हूँ, नित नव दिन नव सपना बुनती हूँ, मैं सपना बुनती हूँ, नित नव दिन नव सपना बुनती हूँ। फिर सुबह तक वो सपना जो सपना बुना था, सुबह तक वो सपना रंगीन होते होते आसपास अपनी इकाई गढ़ने लगता है। विजय लक्ष्मी, देश विदेश की 300 से ज़्यादा कवित्रियों को जोड़ना। हाँ, ये सही कह रही हो कि इस सब का श्रेय हमारे संपर्क संस्थान को जाता है, अनिल सर को जाता है, उनकी मोटिवेशन को जाता है कि उन्हीं के सहयोग से मैं ये काम कर पा रही हूँ आप सभी के साथ मिल कर के। तो इसके लिए मैं संपर्क संस्थान के सभी सदस्यों को आभार प्रकट करती हूँ। मैं सपना बुनती हूँ, नित नव दिन नव सपना बुनती हूँ, फिर सुबह तक वो सपना रंगीन होते होते आसपास अपनी इकाई गढ़ने लगता है। और मैं सपने में अपने को जीती हुई विश्वास के साथ परिंदे की भांति बेपरवाह आकाश में विचरण करते हुए अगले दिन फिर से नया सपना बुनने लगती हूँ। विश्वास के साथ परिंदे की भांति बेपरवाह आकाश में विचरण करते हुए अगले दिन फिर से नव सपना बुनती हूँ और अगले ही क्षण जो सपना बुना है उसे पूरा करने के प्रयास में जुट जाती हूँ। अपनी शक्ति से लबालब होकर हिम्मत और साहस के बलबूते पर मुश्किल राहों में
फूलों से खिलकर सदा जीवंत रहे, पीड़ा में भी खिलखिलाती हुई सारी खुशगवार यादों को संजोए है, सारी खुशगवार यादों को संजोए हुए उन्हें अपनी थाती मान करके जो कुछ अच्छा हमारे साथ जिंदगी में हुआ है उनमें भी जियो, तो कभी दुख होगा ही नहीं। सारी खुशगवार यादों को संजोए हुए और उन्हें अपनी थाती मान, अमानत मान के जिंदा दिली से फिर से आगे बढ़ जाती हूँ। सच मैं हर रोज़ नया सपना बुनती हूँ, नित नव दिन सपना बुनती हूँ। मेरा एक एकल संग्रह है अनकहा शब्द, अनकहे शब्द है, एकल काव्य संग्रह है। 3 मैंने साझा संग्रह संपर्क संस्थान के सहयोग से निकाले हैं, जिसमें 31 कवित्रियाँ, 51 कवित्रियाँ और 131 कवित्रियों का संपादन है जो देश विदेश से जुड़ी हुई हैं। मेरी अनकहे शब्द मेरा एकल काव्य संग्रह है, ये भी संपर्क संस्थान के तत्वाधान में निकला है। मैं इसी से आपको एक कविता सुनाऊंगी। सुनो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कुछ भी अनकहा छोड़ दूं। सुनो, मैं नहीं चाहती कुछ भी तुम्हारे लिए अनकहा छोड़ दूं, इसलिए आज कहती हूँ कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार, प्रेम, समर्पण। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम, प्यार, समर्पण पाक दिल से तुम्हारे लिए है। जो विश्वास करते हो मुझ पर, जो विश्वास करते हो तुम मुझ पर, उस विश्वास का आकाश का सा विस्तार है। तुम्हारे लिए हाँ मेरे सपने, हाँ मेरे सपने जो मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्राप्ति का मार्ग खोजती हूँ, उन ख्वाबों की अटूट उम्मीद हो तुम। जो सपने मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्राप्ति का मार्ग खोजती हूँ, उन ख्वाबों की अटूट उम्मीद हो तुम, क्योंकि मेरे अनमोल ख्वाबों में, क्योंकि मेरे अमोल ख्वाबों में तुम ही तुम हो। पल पल हर पल मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम्हारे ही पास हूँ, तुम्हारी बंसी में, राधा की आँखों में, उसकी प्यारी बातों में, तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, आस पास हूँ। और हाँ, हम मिले या ना मिले, याद रखना, हम मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मिलना जरूरी भी तो नहीं। हम मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, क्योंकि सिमरन जी भी सही कह रही हैं, विश्वास ही प्रेम का आधार है। सच कहा कि विश्वास ही प्रेम का आधार है। हम मिले या ना मिले कोई बात नहीं, पर मैं कविता की पाक संवेदना में तुम्हारा एहसास लिए तुझ तक, तेरी रूह तक पहुँच ही जाऊंगी। हम मिले या ना मिले कोई ज़रूरी नहीं, पर ये सच है कि तेरा एहसास लिए तुझ तक, तेरी रूह तक पहुँच ही जाऊंगी। ये भी सच है कुछ भी अनकहा नहीं छोड़कर जाऊंगी। ये भी सच है कि कुछ भी अनकहा छोड़कर नहीं जाऊंगी। भावनाओं का सैलाब लुटाकर मैं भरोसे की, भावनाओं का सैलाब लुटाकर मैं अपने भरोसे की पोटली, ख्वाहिशों का पुलंदा तेरे नाम कर जाऊंगी। अब तो नहीं कहोगे कि कुछ अनकहा छोड़ जाओगी। तो ये मेरी कविता थी अनकहा। और मैं एक बार फिर से ऋषि जी का ज़रूर यहाँ पर आभार और प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मंच के माध्यम से एक जो ग्रुप बनाया है हिंदी शिक्षकों का, उससे हमें इतने बेनिफिट होते हैं कि हमारी इतनी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। और साथ में सुषमा दी, त्रिलोक सर, विनोद भाई जी जैसे ज्ञान के भंडार हमें भरे हैं कि हमें कोई भी समस्या होती है, मैं रोज़ उसमें देखती रहती हूँ, कोई ना कोई समस्या पूछी जाती है और उसमें निराकरण होता जाता है कि सीबीएसई के पेपर क्या हैं, सीबीएसई में चेंजेस क्या हो रहे हैं, हिंदी की कौन सी बुक अच्छी है। तो ये जो हमारे डॉक्टर ऋषि शर्मा हैं वो सारा उसमें देते रहते हैं और सबकी समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। और जैसे जैसे जिसको भी जो होता है वो अपनी
जिसको जितना आता है वो अपना वहाँ प्रस्तुत करता रहता है। तो बहुत अच्छा मंच दे रहे हैं सबको। डॉक्टर ऋषि शर्मा का टाइम कितना है आप मुझे बता दें प्लीज़। इतने में एक कविता, मैं अधिकतर प्रेम कविताएं लिखती हूँ, एक कविता और मैं प्रस्तुत करती हूँ जितने डॉक्टर ऋषि शर्मा टाइम बताते हैं। अब मैं लिखती हूँ, अब मैं प्रेम नहीं करती, अब मैं प्रेम नहीं करती, अब मैं लिखती हूँ प्रेम पर कविताएं। अब मैं लिखती हूँ प्रेम पर कविताएं, क्योंकि प्रेम पर कविता, क्योंकि प्रेम पर कविता किसी गहराती किसी सिंदूरी छांव तले, क्योंकि प्रेम पर कविता गहराती किसी सिंदूरी छांव तले, श्यामल सांझ के पन्नों पर वे क्षण जो कभी साथ जिए थे, उन नाजुक पलों की, उन अनमोल क्षणों की धुंधली होती छवि, शब्दों के जादुई एहसास तले मेरी प्रेम कविता अपने आप ही उभर आती है। पन्नों पर कलम चलानी नहीं पड़ती, पन्नों पर कलम चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चल जाती है। जो हमारी निर्ध्वनि शब्दों, मुखर मौन, जो हमारी थीम है, उसी के आधार पर जब हम मौन होकर अपने आप में कुछ देर बैठते हैं तो हमें पन्नों पर कलम चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चल जाती है। फिर जो प्रेम कविता उपजती है, फिर जो प्रेम कविता उपजती है, महसूसती हूँ उसमें दुनिया। फिर जो प्रेम कविता उपजती है, महसूसती हूँ उसमें दुनिया। जिसने तुमसे प्रेम किया था, जिसने तुमसे प्रेम किया था, तुमको अपनी रूह में आत्मसात किया था। जिसने तुमसे प्रेम किया था, अपनी रूह में आत्मसात किया था। सच मेरी खूबसूरत कविता के, सच मेरी खूबसूरत कविता के आधार भी तुम हो, श्रृंगार भी तुम हो। मेरी खूबसूरत कविता के आधार भी तुम हो, श्रृंगार भी तुम हो। हाँ, यही है मेरी प्रेम कविता, जिस पर कलम चलानी नहीं पड़ती, अपने आप कलम चल जाती है। आई थिंक 30 मिनट सर ने बोला है, तो मैं 30 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोगों से मिलके सबसे बहुत अच्छा लगा। सुषमा मैम नमस्कार, सिमरन जी, विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत आभार कि आप सब इस पटल पर आए। आशा है आप सबको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी, क्योंकि सहज सरल लिखना, सहज सरल अभिव्यक्त करना ही मेरी कविता का उद्देश्य है। और साथ ही साथ मेरी कविता आप पर अपना प्रभाव छोड़ती है, आपको अपनी सी लगती है, तो प्रतिक्रिया आपकी आ रही हैं। संजय शुक्ला भैया नमस्कार। नमस्कार।